आज के टॉपिक का नाम है ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मतलब ईंट और मैसनरी मतलब बांधकाम। ईंट का बांधकाम, जो वॉल्स बनती है वो वॉल्स किससे बनती है? ब्रिक से बनती है। कहीं कहीं पे कंक्रीट ब्लॉक की भी बनती है, लेकिन अब हम देखेंगे ब्रिक की वॉल। ब्रिक्स डेफिनेशन क्या है ब्रिक का? ईंट मतलब क्या? ब्रिक्स आर द क्ले प्रोडक्ट। ब्रिक ईंट मतलब क्या है? क्ले का, मिट्टी का ऐसा प्रोडक्ट है मेड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली बनाया है मतलब उसको इंसान ने बनाया है, ओके, नेचुरल नहीं है वो। ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, जो एक साइज के और शेप के बनाते हैं, और जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम उसका यूज़ करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, जो ईंट बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स करते हैं? तो क्ले, क्ले मतलब ही मिट्टी, एल्यूमिना, सिल्ट, सिलिका, सैंड और अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक लाइम ऑक्साइड, आयरन, मैंगनीज, पोटैश, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब चीज़ों को मिक्स करके ईंट का जो मटेरियल है वो बनाते हैं। अब ईंट कैसे बनाते हैं? स्टेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। ओके, फर्स्ट स्टेज क्या है? डिगिंग। डिगिंग मतलब क्या? तो जहाँ से मिट्टी निकालनी है ईंट बनाने के लिए, वो मिट्टी पहले खोद के उस मिट्टी को निकालते हैं। निकालने के बाद जो है सेकेंड स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है? ये सब मटेरियल्स जो है वो उसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब क्या? तो ये सब जो मिक्स करके उसके अंदर पानी डाल के उसको अच्छे से मिलाया जाता है। फोर्थ स्टेप इज़ मोल्डिंग। मोल्डिंग में क्या होता है? मोल्ड आता है यहाँ पे, अगर आप ऊपर देखे रहेंगे तो ये एक वुडन मोल्ड है। ये मोल्ड में ब्रिक के शेप का ब्रिक मोल्ड करेंगे ब्रिक को पर्टिकुलर शेप में। फिर आगे का स्टेज है ड्राइंग। उन ईंटों को ऐसे ही पहले ड्राई करते हैं, ओके, धूप में उन्हें थोड़ा सा सुखा देते हैं, और लास्ट स्टेज इज बर्निंग। एंड में उसे बर्न करते हैं। यहाँ पे ये फिगर में देखा रहेगा तो ये ईंट की ऐसी एक भट्टी है, तो वहाँ पे वो ईंट को बर्न करते हैं। ओके, डायरेक्ट बर्न क्यों नहीं करते? बीच में थोड़ा उसे नेचुरली ड्राई क्यों करते? नहीं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बर्न करने जाएंगे ब्रिक को तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। इसलिए उससे पहले थोड़ा सा नेचुरल ड्राई होने देते हैं और फिर उसे इस तरह से बर्न करते हैं। साइज, ब्रिक के साइज है, ओके, ब्रिक का कन्वेंशनल साइज दिया हुआ है और ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज क्या है ब्रिक का? 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर, ये जो है ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रिक, एक अच्छी ईंट को कैसे पहचाने? फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ब्रिक यूज इन द मैसनरी शुड बी बर्न हार्ड एंड साउंड एंड हैविंग यूनिफॉर्म साइज एंड शेप एंड कलर। जो ईंट यूज़ कर रहे हम कंस्ट्रक्शन में, बांधकाम में, वो अच्छे से बर्न होना चाहिए, हार्ड मजबूत होना चाहिए, हार्ड एंड साउंड होना चाहिए, और एक जैसे साइज़ का होना चाहिए, एक जैसे शेप का होना चाहिए, और एक जैसे कलर के सब ब्रिक्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द ब्रिक शुड प्रोड्यूस मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक टुगेदर। अगर दो ईंटों को एक दूसरे के ऊपर एक पटकेंगे तो उसमें से मेटल में कैसा साउंड आता है वैसे साउंड आना चाहिए उसमें से, ना कि वो ईंट टूटनी चाहिए। थर्ड, नो मार्क शुड बी मेड बाय अ फिंगर नेल। अगर नाखून से अगर किसी ईंट को स्क्रैच करेंगे तो अपने नाखून के निशान उस ईंट पर नहीं आने चाहिए। अपने नाखून के इस निशान अगर वो इस ईंट पे आए, इसका मतलब ये है कि वो ईंट सॉफ्ट है। अगर वो ईंट सॉफ्ट रहेगी तो ही हमारे नाखून के निशान वो ईंट पे आएंगे। उसके ऊपर निशान आया मतलब वो ईंट, वो ब्रिक सॉफ्ट है, और सॉफ्ट है मतलब वो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट एक टेस्ट की जाती है ईंट के ऊपर कि वो ईंट मजबूत है कि नहीं, तो वो टेस्ट को कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। क्या करते हैं उसमें, ब्रिक का जो है पहले वेट लेते हैं, ब्रिक का वज़न लेते हैं और फिर उस ईंट को 24 आवर्स 24 घंटे उस ईंट को पानी में भिगा के रखते हैं और 24 घंटे के बाद जो है उसका फिर से वज़न लेते हैं। ओके, तो उसका वज़न बढ़ेगा ईंट का। क्यों? क्योंकि ईंट वो पानी उस पानी में भिगाएंगे तो ईंट पानी तो पिएगा ही। ओके, तो उसका वज़न भी बढ़ेगा ही। लेकिन उसका वज़न बढ़ा, ठीक है, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उसके एक्चुअल वेट से 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। It should not absorb more than 20% of water by its own weight when immersed in water for 24 hours. वेट बढ़ेगा चलेगा वो ईंट का, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, 20% परसेंटेज पता है आपको, मतलब 100 किलो अगर ईंट का अगर पहले का वज़न 100 किलो है तो उसका वज़न 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं 20%। ओके, brick should not break from a height of 1.25 meters when made to fall on another brick। एक ईंट को दूसरे ईंट पे ऐसा छोड़ते हैं, कितने हाइट से, 1.25 मीटर हाइट से। तो वो ईंट जो है वो टूटना नहीं चाहिए अगर 1.25 मीटर हाइट से अगर ईंट को छोड़ देते हैं तो आपने ये सब ईंट कैसी है अच्छी टेस्ट की है। बाद में आपको ये चेक करना है कि आप खड़े हैं और वहाँ पे अगर समझो ब्रिक मैसनरी चालू है तो आप क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे चेक करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन सीमेंट मॉर्टर इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। मॉर्टर ये वर्ड का मतलब है सीमेंट और रेती का मिक्सचर। ओके, मॉर्टर किसे कहते हैं, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर, जिसका यूज़ हम दो ईंट के बीच में डालने को करते हैं ना, जॉइंट्स के लिए। दो ईंट को जॉइन करने के लिए जो मिक्सचर बनाते हैं वो किस चीज़ का रहता है, सीमेंट और रेती का, सीमेंट और सैंड का। उस मिक्सचर को कहते हैं मॉर्टर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन सीमेंट मॉर्टर इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन द ब्रिक शुड बी सोक्ड इन क्लीन वाटर एटलीस्ट फॉर 1 आवर बिफोर यूज। काम करने से पहले 1 घंटा ईंट को जो है वो पानी में भिगा के फिर उसे यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ईंट जो है वो तो बर्न होके आई है, भट्टी से आई है, तो वो ड्राई है। अगर उस ईंट को ऐसे ही हम यूज़ करेंगे उस ब्रिक को, तो क्या होगा, वो ईंट वो ब्रिक वो जो मॉर्टर है, मॉर्टर में जो पानी है वो पानी एब्जॉर्ब करने जाएगी। ओके, वो मॉर्टर का पानी ईंट चूसना चालू कर देगी, तो वो मॉर्टर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वो रेती और जो सीमेंट यूज़ किया है वो। और फिर उसके वजह से क्या होगा, जो हमें मजबूती मिलनी चाहिए, जो हमें स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए ईंट को पहले ही पानी में 1 घंटा भिगा के निकालते हैं ताकि वो ईंट पूरा पानी पी ले, ताकि वो बाद में मॉर्टर का पानी ना पिए। ठीक है। नेक्स्ट, एज फार एज पॉसिबल ब्रिक बैट शुड बी अवॉइडेड इन द कंस्ट्रक्शन। ईंट के टुकड़े यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, बैट मतलब क्या, आगे समझेगा आपको ब्रिक बैट मतलब क्या, तभी मैं आपको ये पॉइंट वापस से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट, ऑल थिकनेस ऑफ जॉइंट्स शुड नॉट एक्सीड 12 mm इन एनी केस। दो ईंट के बीच का जो जॉइंट है जिसमें हम मॉर्टर डालने वाले हैं, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर डालने वाले हैं, उसका थिकनेस 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द ब्रिक्स शुड बी लेड ऑन देयर प्रॉपर बेड विद द फ्रॉग ऑन अपवर्ड साइड। फ्रॉग मतलब क्या, तो अगर आप ईंट देखेंगे तो ईंट के टॉप पे ऐसा खड्डा रहता है, जनरली खड्डा नहीं रहता है, ऐसे कुछ भी नाम लिखा हुआ रहता है। ओके, तो उसे कहते हैं फ्रॉग। ये फ्रॉग हमेशा अपवर्ड होना चाहिए। क्यों रखते हैं ये फ्रॉग,
तो अगर इसका सरफेस ईंट का फ्लैट रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर हम जब दूसरी ईंट रखते तो वो स्लिप मारेगा। दोनों ईंट अगर फ्लैट फ्लैट रहेगी तो वो स्लिप करेगा। तो इसके लिए ये पोर्शन थोड़ा सा रफ करते ताकि वो जो मॉर्टर डालेंगे वो मॉर्टर उसमें दो ईंट को लॉक कर देगा। तो इसे कहते हैं फ्रॉग। ये फ्रॉग हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। Okay, all the bricks should be laid on the proper bed with the frog on upward side. Next, no part of masonry rise more than 1 meter in one day. एक दिन में 1 मीटर से ज़्यादा ब्रिक का वॉल नहीं बनाने का। ओके, एक दिन आज 1 मीटर बनाए, फिर कल आके वही वॉल ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में नीचे से चालू किए और ऊपर तक पूरी की पूरी वॉल बनाए, ऐसा नहीं करते। Sixth point, the face joint in the brickwork are racked depth of 13 to 18 mm when the mortar is green. Okay, दीवार हो गई, दीवार बना के वॉल सब अरेंज करके हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, तुरंत थोड़ा सा वो जो मॉर्टर है वो थोड़ा सा ग्रीन कलर में चेंज होने लगता है, तभी तुरंत जो है उसके जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स थोड़ा सा ऐसे खुरच के उसको निकाल लेते हैं, जॉइंट में से मॉर्टर निकाल लेते हैं। कितना डेप्थ तक निकाल लेते हैं, 13 to 18 mm। क्यों? क्योंकि वो सरफेस रफ रहना चाहिए, तो ही उसके ऊपर जब हम प्लास्टर करेंगे तो वो प्लास्टर उसके ऊपर बैठेगा। एकदम फ्लैट अगर रहेगा दीवार तो उसके ऊपर प्लास्टर रहेगा तो वो बैठेगा नहीं, वो लॉक नहीं होगा। तो इसके लिए वो सरफेस थोड़ा सा रैक करते, खुरच के निकालते हैं ताकि मॉर्टर उसके ऊपर बैठ जाए प्लास्टर के वक्त। ओके, मोर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, प्लास्टर आपको पता है, आपके दीवार को आपने कभी घर पे आपके किया रहेगा। पॉइंटिंग मतलब जो स्टोन वर्क के जॉइंट्स को सिर्फ भरते हैं उसे कहते हैं पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग का अलग टॉपिक है, उसमें आपको डिटेल में वो समझ जाएगा। All the finished brick masonry should be kept wet at least for 7 days to give a proper strength. बांधकाम होने के बाद वो जो ब्रिक मैसनरी है, बांधकाम जो है, उसे अच्छे से 7 दिन पानी मार दिया जाता है उसे। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, इसके लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। पानी मारने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यूरिंग। ये हमने देखा, इसके कहते हैं फ्रॉग। और कुछ टर्म्स देखते हैं हम। ये जो ईंट है, ये ईंट में का जो लॉन्गर साइड है, ओके, उसे कहते हैं स्ट्रेचर। ओके, और ईंट का ये जो शॉर्टर साइड है इसे कहते हैं हेडर। ठीक है, आगे ये टर्म हमें लगने वाला है बार बार, तो इसके लिए कंफर्म समझ लो। ईंट का जो लंबे वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्ट्रेचर, और ईंट का ये जो छोटा पोर्शन है इसे कहते हैं हेडर। और कुछ टर्म्स है यहाँ पे ईंट के। अगर ईंट को ऐसे अलग अलग शेप में तोड़ा जाए तो उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ईंट का ये कॉर्नर का टुकड़ा तोड़ दिया है, तो ऐसे ईंट को क्या कहते हैं, किंग क्लोजर। यहाँ पे ईंट कैसे तोड़ दिए है, सेंटर से तोड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं, क्वीन क्लोजर। यहाँ पे है बेवेल्ड क्लोजर, ऐसा ये जो है इंक्लाइन कट किया है ईंट को। यहाँ पे भी है क्लोजर। यहाँ पे देखेंगे आप हाफ बैट। ओके, तो हमने जब देखे थे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, तब यहाँ पे हमने क्या देखा था, क्या लिखा था कि बैट्स शुड बी अवॉइडेड। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी हमें ईंट का टुकड़ा यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हमें ब्रिक का कहीं ना कहीं तो पीस कट करके लगाना ही है, लेकिन अगर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लोज़र है ये प्लेस करेंगे। बैट कभी भी यूज़ नहीं करते उसके लिए। ठीक है, बैट मतलब आपने देखा रहेगा, ईंट को अगर उसके लेंथ में कट करेंगे तो उसे कहते हैं बैट, और ईंट को अगर विड्थ में कट करेंगे उसे कहते हैं क्लोज़र। तो हम क्लोज़र यूज़ कर सकते हैं ब्रिक मैसनरी में, लेकिन बैट्स नहीं।
यही टर्म्स है जो हमने अभी देखे थे। हेडर स्ट्रेचर मैंने आपको बताया। कोर्स, कोर्स मतलब क्या, ये ईंट की एक लाइन है, इसे कहेंगे कोर्स। जैसे ये पहला कोर्स, ये दूसरा कोर्स, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स, ऐसा। बेड जॉइंट, ये जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है इसे कहेंगे बेड जॉइंट, और ये जो खड़े जॉइंट है इसे कहते हैं वर्टिकल जॉइंट्स। अब ब्रिक अरेंज करने के कुछ टाइप्स है। ईंट जो लगाते हैं बांधकाम करते वक्त, इसके टाइप्स है। हम 4 मेन टाइप्स देखेंगे: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है। स्ट्रेचर बॉन्ड का अगर फोटो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेचर मतलब क्या, ईंट का लंबे वाला साइड। ओके, तो ऐसा बांधकाम जिसमें ऐसी वॉल जिसमें सिर्फ ऐसे ये सब स्ट्रेचर स्ट्रेचर प्लेस किए हुए हैं, ऐसे बॉन्ड, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है ईंट को अरेंज करना। ठीक है। यहाँ पे हेडर बॉन्ड देखेंगे आप तो क्या है, यहाँ पे सब ये जो है ये हेडर हेडर प्लेस किए हुए। ओके, और बीच में ये क्लोज़र डाल दिया है। क्लोज़र क्यों डाल दिया है, ये वर्टिकल जॉइंट्स ब्रेक होने के लिए। अगर ये वर्टिकल जॉइंट एक लाइन में आएंगे, मतलब ये लाइन का समझो ये वर्टिकल जॉइंट है, तो ऊपर के कोर्स में भी वर्टिकल जॉइंट यही लाइन में आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। ओके, तो वो ना आए इसके लिए ये ऐसा क्लोज़र प्लेस करते हैं। और बॉन्ड से इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। तो स्ट्रेचर और हेडर इजी है। मैं इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में और तुमको अच्छे से फ़ोटो दिखाती हूँ तो तुमको समझेगा। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड है, ये इंग्लिश बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर ऐसे प्लेस किया गया है। एक हेडर और एक स्ट्रेचर एक ही कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर प्लेस किया है। ओके, और फ्लेमिश इंग्लिश बॉन्ड में एक लेयर पूरा हेडर का, एक लेयर पूरा स्ट्रेचर का। ओके, ऐसे प्लेस किया गया। दोनों का डिफरेंस समझा। इंग्लिश में क्या हुआ है, ये पूरा लेयर हेडर, ये पूरा लेयर स्ट्रेचर, ये हेडर ये स्ट्रेचर, ये हेडर एक लाइन पूरी, एक लाइन पूरी स्ट्रेचर की। और यहाँ पे एक एक स्ट्रेचर एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक स्ट्रेडर, ऐसे अल्टरनेट प्लेस किया गया है। हाँ, देखो यहाँ पे देखेंगे ये फोटो में और अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये देखो इंग्लिश बॉन्ड, सब लाइन पूरा स्ट्रेचर, फिर ऊपर का सब हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर हेडर, इस तरह से ईंटों को रखा है। फ्लेमिश में एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर। और इसमें जैसा मैंने स्ट्रेचर हेडर बॉन्ड में बताया, वर्टिकल जॉइंट ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्लोजर डाला। ये देखो ये जो है ये क्लोजर है, ये भी क्लोजर है। ओके, यहाँ पे ये क्लोजर है। क्लोजर मतलब क्या, आधी ईंट, यहाँ पे अपन ने देखा ये क्लोजर, क्वीन क्लोजर। ठीक है। ओके, तो ये 2 टाइप के बॉन्ड है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेगा। इंग्लिश बॉन्ड, दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। From breaking the vertical joint in the successive course, a queen closer is placed after the first header. ये देखो ये फर्स्ट हेडर के बाद एक क्लोजर प्लेस किया, क्वीन क्लोजर। ओके, क्यों, वर्टिकल जॉइंट्स ना आए इसके लिए। ओके, और फ्लेमिश बॉन्ड में दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो। द वर्टिकल जॉइंट्स आर ब्रोकन बाय इंसर्टिंग क्लोजर। यहाँ पर भी वर्टिकल जॉइंट्स ब्रेक करने के लिए फर्स्ट हेडर के बाद, ओके, ये क्लोजर जो है वो हमेशा हेडर के बाद ही डालते। देखो यहाँ पे भी हेडर के बाद क्लोजर डाला, यहाँ पे हेडर के बाद डाला है, उसी तरह से यहाँ पर भी जहाँ हेडर है उसके बाद क्लोजर डाल दिए गए। तो ये इस तरह से 2 टाइप के बॉन्ड्स है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, जिसका यूज़ ब्रिक मैसनरी में होता है।